कृषि एग्रीकल्चर हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आज भी लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। प्राचीन काल से भारत में एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, खेती का काम किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में खेती का प्रारूप दूसरा था, आज प्रारूप दूसरा है। आज बेटा खेती पर कई प्रकार के उद्योग भी चलाए जाते हैं, जैसे जूट उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है। तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार के कारखाने भी जो है कृषि आधारित हैं, उनको कच्चा माल खेती से ही मिलता है। तो अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे भारत में कृषि के प्रकार, भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती है, कितने प्रकार की खेती की जाती है। तो देखते हैं भारत में कृषि के प्रकार, या ऐसे हम लिख लेते हैं कृषि के प्रकार। तो बेटा इसमें नंबर 1 में आता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, तो निर्वाह कृषि बेटा किसे कहते हैं? यानी वह खेती जो जीवन यापन करने के लिए की जाती है। जैसे प्राचीन काल में खेती की जाती थी, यानी जब हमारे पास कृषि यंत्र नहीं थे, जब हरित क्रांति नहीं आई थी। हरित क्रांति सन 1970 में, सन 68 में जो है हरित क्रांति आई है, 68-70 में। तो तब से हमारी कृषि का प्रारूप बदला है। न इसके पहले निर्वाह कृषि की जाती, यानी जीवन निर्वाह के लिए, खाने पीने के लिए, भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है, जो खेती होती है, उसको कहा जाता है निर्वाह कृषि। या खाद्यान्न के लिए, भोजन करने के लिए गेहूं है, चावल है, चना है, मसूर है, ये जो फसलें उगाई जाती हैं, ऐसी कृषि को निर्वाह कृषि कहा जाता है। बेटा नंबर 2 में आता है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि नंबर 2 में आता है गहन जीविका कृषि। अब बेटा गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि वो है जहाँ की भूमि उपजाऊ है, तथा दूसरा क्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है, यानी जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कृषि योग्य भूमि कम है। और जो भूमि है तो वो क्या है, उपजाऊ है, तो वहाँ पर बहुफसली लिया जाता है। गहन कृषि का मतलब होता है बहुफसली। मैंने अभी आपको जो है बताया कि हरित क्रांति से संभव हुआ था। हरित क्रांति से क्या हुआ था कि उन्नतशील किस्म के बीज, रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र और जो है सिंचाई के साधन, तो ये चीजें जो है विकसित हुई थी। तो इनसे गहन कृषि की जाती है, यानी जनसंख्या अधिक है और खेती योग्य भूमि कम है, तो वहाँ पर साल में कई फसलें ली जाती हैं। जब इस प्रकार की कृषि की जाती है तो उसको कहा जाता है गहन कृषि। अब बेटा नंबर 3 में आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, तो वाणिज्यिक कृषि बेटा क्या है? वाणिज्यिक कृषि जो है ये व्यापार करने के लिए। वाणिज्यिक कृषि बेटा, या इसको आप व्यावसायिक कृषि भी कह सकते हैं या व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो है किसान उन फसलों का उत्पादन करते हैं जिनसे हमको सीधे क्या होता है, नकदी प्राप्त होती है, यानी नगद जो है मतलब रुपया जो है प्राप्त होता है। जैसे बेटा गन्ना की कृषि है, या जो है कपास की कृषि है, या की जूट की कृषि है। अपने क्षेत्र में बेटा इस समय नगदी फसलों में या व्यापारिक फसलों में, वाणिज्यिक फसलों में मेंथा ऑयल की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि वाणिज्यिक कृषि वह कृषि है जिसमें जो है नगद रूप में काश्तकार को जो है पैसा प्राप्त होता है। तो ये हुआ बेटा वाणिज्यिक कृषि।
अब बेटा नंबर 4 में आता है रोपण कृषि। ये आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि बेटा क्या है? रोपण कृषि का मतलब होता है जिन फसलों की रोपाई की जाती है, इसकी खेती ज्यादातर बेटा पहाड़ी ढालों पर होती है, जैसे कहवा है, चाय है, या जो बागानों के रूप में खेती की जाती है, रबड़ की खेती है, अमरूद की खेती है, तो ये सब बागानी कृषि कहिए उसको, चाहे रोपण कृषि कहिए। तो इस प्रकार की कृषि ज्यादातर पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो ये बेटा हुए जो है कृषि के जो है प्रकार। एक प्रकार की कृषि भारत में और होती है, नंबर 5 में आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इसको बेटा कहते हैं झूमिंग कृषि। झूमिंग, या इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाना। तो बेटा पहाड़ी ढालों पर जहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर क्या होता है कि वनों को साफ किया जाता है, और वनों को साफ करके वहाँ पर 2-4 साल खेती की जाती है, और फिर जब वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर वनों को फिर साफ किया जाता है, उस स्थान को छोड़ दिया जाता है तो दूसरे स्थान पर खेती जाती। तो ऐसी जो खेती होती है उसको कहा जाता है झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो इस जो है प्रकार की खेती भी भारत में पहाड़ी ढालों पर की जाती है। अब बेटा सृष्टि जो है प्रारूप है, यह कृषि के सृष्टि प्रारूप आप देखें। भारत में कृषि के सस्य प्रारूप। तो भारत में कृषि के सस्य प्रारूप बेटा क्या है? भारत में कृषि के 3 सस्य प्रारूप हैं। इसमें बेटा नंबर 1 आता है रबी। नंबर 1 में आता है रबी की फसल। नंबर 2 में बेटा आता है जायद की फसल। और नंबर 3 में आता है खरीफ की फसल। तो बेटा जो रबी की फसल होती है इसको आप जाड़े की फसल भी कह सकते हैं। जाड़े की फसलें ऐसे आप भी लिख सकते हैं, इसमें जाड़े की फसलें। तो इसमें बेटा क्या होता है, इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर तक की जाती है, यानी अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, तथा इसकी कटाई मार्च और अप्रैल महीनों में की जाती है। तो इस बेटा खेती के अंतर्गत कुछ फसलें आती हैं, जैसे गेहूं है, चना है, मसूर है, मटर है, सरसों है, आलू है। तो इस प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती भारत में, उनको रबी की फसलों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इनकी बुआई अक्टूबर और जो है नवंबर में की जाती है, तथा इनकी कटाई जो है मार्च और अप्रैल में की जाती है। अब नंबर 2 में आता है जायद की फसलें। तो जायद की फसल वह फसल होती है जिसकी बुआई बेटा होती है फरवरी से मार्च के महीने में, और इसकी कटाई बेटा होती है आपकी जो है जून यानी मई और जून के महीने में। तो कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत बेटा जो फसलें ली जाती हैं, जैसे मक्का है, अनेकों प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, आपका जो है खीरा है, लौकी है, तोरई है, कद्दू है। तो इस प्रकार की फसलें जो है सब ली जाती हैं बेटा जायद की फसलों में। हमारे इस क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जायद की जो है फसल में मेंथा की खेती बेटा बड़े पैमाने पर की जाती है, और ये नकदी फसल है। इसकी भी वही जो है तो रोपाई फरवरी और मार्च के जो है तो महीने में होती है, और इसकी कटाई या इससे जो तेल निकाला जाता है मेंथाइल, उसका काम मई और जून के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट बेटा बिंदु आपका आता है खरीफ की फसल। इसी महीने बेटा गन्ना की भी कृषि की जाती है, लेकिन गन्ना क्योंकि 1 वर्ष की जो है फसल होती है, उसकी बुआई जो है फरवरी मार्च में, कभी कभी किसान जो है
अगैती फसल की खेती करता है तो वो जो है रबी के साथ में बो देता है, उसके साथ में सहफसली भी ले लेता है। जैसे आपकी मसूर है या सरसों है, ऐसी फसलें बो देता है और फिर उसकी कटाई बेटा जो होती है नवंबर से प्रारंभ होती है और मार्च तक उसकी जो है कटाई की जाती है। तो गन्ना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं हम। अगला बेटा आता है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की बेटा फसलों की बुआई जो है जून और जुलाई के महीने में की जाती है। जून और जुलाई के महीनों में इसकी बुआई होती है बेटा, और इसकी कटाई जो है होती है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर तक इसकी जो है कटाई की जाती है। तो इन फसलों के अंतर बेटा जायद यानी जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत जैसे आपका बेटा आता है चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उड़द है, उड़द। तो इस प्रकार की फसलों की खेती आपकी होती है बेटा खरीफ की फसल के अंतर्गत। तो ये बेटा आपकी रही जो है भारत में जो है कृषि के सस्ते प्रारूप। अब हम आपको कुछ भारत की महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके विषय में हम आपको जो है पढ़ाएंगे। जैसे बेटा चावल है, गेहूं है, गन्ना है, आपका जो है चाय है, कहवा है, रबड़ है। तो ये जो महत्वपूर्ण फसलें हैं तो इनके उत्पादन क्षेत्र क्या हैं और इनकी भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम रबी की फसल से प्रारंभ करते हैं। इसमें खाद्यान्न फसलों में हम आपको गेहूं और चावल पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में हम आपको गन्ना, व्यापारिक फसलों में गन्ना है, आपका जो है तंबाकू है, कपास है, ये चीज़ें व्यापारिक फसलों में हम आपको पढ़ाएंगे। और फिर आपकी पेय फसलों में हम आपको पढ़ाएंगे चाय और जो है कहवा। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे गेहूं। गेहूं देखें बेटा, तो गेहूं एक जो है क्या है खाद्यान्न फसल है और इसको अन्नराज भी कहा जाता है। विश्व की लगभग आधे से अधिक जनसंख्या मुख्य रूप से गेहूं के ऊपर आश्रित है। इसकी भौगोलिक दशाएं क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, किन किन भौगोलिक दशाओं में इसका उत्पादन संभव है, ये चीज़ हम सबसे पहले आपको जो है पढ़ाएंगे। तो इसकी बेटा अनुकूल भौगोलिक दशाएं आप देखें, अनुकूल भौगोलिक दशाएं, अनुकूल भौगोलिक दशाएं। तो बेटा प्रत्येक फसल के लिए प्रत्येक पौधे की अपनी कुछ अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं। नंबर 1 में बेटा आता है आपका जो है नंबर 1 में आता है तापमान, तापमान आता है टेम्परेचर। नंबर 2 में आता है वर्षा और नंबर 3 में आता है मिट्टी और नंबर 4 में आता है बेटा श्रमिक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गेहूं कहाँ का पौधा है बेटा। तो हम लिख लेते हैं गेहूं शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। गेहूं कहाँ का पौधा है, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा। ये हमने लिख लिया किस लिए, जिससे आपको जो है समझने में आसानी रहे। हमारे बच्चे जो है कटिबंध जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो हम एक झलक आपको जो है कटिबंधों के विषय में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को कोई समस्या समझने में ना हो। तो बेटा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, ऐसे बांट दिया गया है। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको बेटा, इसको उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश इसको बेटा कहा जाता है 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये आप सभी लोग जानते होंगे विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग, उत्तर वाला भाग उत्तर अक्षांश कहलाता है और दक्षिण वाला भाग कहलाता है दक्षिण अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध भी आप कह सकते हैं, दक्षिण अक्षांश। अब बेटा क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांट दिया गया है। तो विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तर, विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तर और विषुवत रेखा से
23.5 अंश दक्षिण वाले भाग को बेटा कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ये आप लोगों ने कक्षा 9 में इसका अध्ययन किया होगा। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है यहाँ पर 12 महीने गर्मी पड़ती है, यहाँ पर शीत ऋतु बेटा नहीं होता है। और दूसरा बेटा जो आपका कटिबंध आता है ये 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तर होता है, और 23 से 66.5 अंश बेटा क्या होता है, दक्षिण में होता है। इस कटिबंध को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध इसको बेटा शीतोष्ण कटिबंध इसलिए इसका नाम दिया गया है कि यहाँ पर 6 महीने जाड़ा और 6 महीने गर्मी होती है। साल में 12 महीने होते हैं, तो शीत प्लस उष्ण है शीत, और प्लस उष्ण से बन गया है शीतोष्ण। तो 6 महीने जाड़ा है और 6 महीने क्या है, गर्मी है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 अंश उत्तर से 66.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण से 66.5 अंश दक्षिण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब बेटा तीसरा नंबर आता है शीत कटिबंध। यहाँ पर 12 महीने ठंडक पड़ती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है शीत कटिबंध। तो 66.5 अंश उत्तर से और उत्तरी ध्रुव तक, यानी ध्रुव तक का, और 66.5 अंश दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव तक के भाग को कहते हैं बेटा शीत कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहा जाता है। तो बेटा इसमें मैंने बताया है कि जो गेहूं आपका है वो कहाँ का है, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। अब आप देखें बेटा गेहूं की अनुकूल भौगोलिक दशाएं, तो मैंने टेम्परेचर लिखा है, तापमान लिखा है, वर्षा लिखा है, और क्या लिखा है हमने, मिट्टी लिखा है, और सस्ते श्रमिक लिखा है हमने। अब आप देखें बेटा इसके लिए तापमान बेटा, तो गेहूं एक ऐसा पौधा है जिसको 2 प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो बेटा गेहूं की बुआई करते समय, बुआई करते समय बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी बुआई करते समय और गेहूं का विकास होते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और बेटा कटाई करते समय इसको जो है लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड से और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी आप फिर से समझ लें, बुआई करते समय गेहूं के पौधे को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जो है कटाई करते समय या जो है पकते समय 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर हम गेहूं की कृषि नहीं कर सकते हैं। अगला बेटा वर्षा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। गेहूं के पौधे को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूं के पौधे को 50 सेंटीमीटर से और 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बेटा यदि इससे 75 सेंटीमीटर से वर्षा जिन क्षेत्रों में अधिक होती है, उन क्षेत्रों में हम गेहूं की खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेटा अन्य भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं और वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तो हम वहां पर सिंचाई करके गेहूं की खेती कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु आता है मिट्टी बेटा गेहूं की जय कृषि के लिए गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती, गहरी दोमट मिट्टी। अब बेटा यदि मिट्टी उपजाऊ है तब तो हमारा ऐसे काम बन जाता है। यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ है, तो हम जैविक खादों का, गोबर की खाद का, हरी खाद का और रासायनिक खादों का जय प्रयोग करके हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु बेटा आपका आता है सस्ते श्रमिक या जो है मजदूर। तो गेहूं की खेती में बेटा मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसकी बुआई करने के लिए, निराई करने के लिए, और फिर इसकी जो है सिंचाई करने के लिए, इसकी कटाई, मड़ाई और भंडारण करने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है बेटा। अब हम बेटा आपको पढ़ाएंगे उत्पादन क्षेत्र।
उत्पादन क्षेत्र गेहूं के, तो इसको हम आपको मानचित्र पर बताएंगे। भारत में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र आप देख लें, कहाँ कहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है भारत में, ये आप मानचित्र के माध्यम से देखें, उसके बाद में हम आपको बता देंगे। तो हमने लिखा है बेटा पहले शीतोष्ण कटिबंध, कहाँ गेहूं शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसे लाइन खींची रहती, डाट डाट ऐसे एक लाइन खींची रहती। जो डाट डाट लाइन खींची है बेटा, ये क्या है, 23.5 अंश उत्तर अक्षांश है। क्या है बेटा, 23.5 अंश उत्तर अक्षांश है। इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। इस कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है, और उसके दक्षिण वाला भाग क्या है, उष्ण कटिबंध है। तो मैंने पहले से बता दिया है, उष्ण कटिबंध है, तो मैंने पहले से बेटा बता दिया है कि गेहूं कहाँ का पौधा है, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा। इसलिए ये भाग हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यानी इस भाग में गेहूं की जो कृषि नहीं की जा सकती है। अब बेटा दूसरी हम भौगोलिक दशा देखते हैं कि गेहूं की कृषि के लिए टेम्परेचर देखते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बुआई करते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगभग इधर वाले एरिया में हमको ये जो है भौगोलिक दशा मिल जाती है। दूसरी भौगोलिक दशा बेटा क्या है, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है बेटा। तो बेटा जो आपका पूर्वी भारत है, ये वाला भारत है, यानी इतने क्षेत्र में जो है वर्षा अधिक होती, तो वर्षा अधिक होने के नाते इन क्षेत्रों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। यानी इधर भी खेती जो है तो पूर्वी भारत में भी नहीं होती है। और बेटा 50 सेंटीमीटर से राजस्थान वाले जो तो एरिया में हमने बताया है कि जहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती, वहाँ पर भी गेहूं की खेती नहीं होती है। तो उस दृष्टि से ये भाग भी क्या है, रिजेक्ट है, यहाँ पर भी गेहूं की खेती नहीं होती है। लेकिन मैंने बाद में एक बात बताई थी, यदि अन्य भौगोलिक दशाएं अनुकूल हैं और वहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था है, तो गेहूं की कृषि की जा सकती है। तो अन्य भौगोलिक दशाएं बेटा यहाँ पर विद्यमान हैं, केवल पानी की कमी है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई के द्वारा गेहूं की कृषि की जाती है राजस्थान में। तो बेटा सिंचाई कैसे होती, यहाँ एक नहर निकाली गई है 1962 में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम बेटा, इंदिरा गांधी नहर है। 1962 से और 1984 तक इस नहर का नाम था राजस्थान फीडर, और 1984 से इस नहर का नाम पड़ गया है इंदिरा गांधी नहर। भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी नहर है ये, जो है यानी जो है तल पर इसकी जो है चौड़ाई 37 मीटर और इसकी गहराई जो है 25 फीट है, लगभग 7.5 मीटर इसकी गहराई है। ये विश्व की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, मानव निर्मित। अब बेटा आपका आता है गहरी दोमट मिट्टी। बेटा मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गहरी दोमट होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि सिक्किम बेटा जो है ये क्या है, यहाँ पर जो है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या होता है बेटा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और मैंने बताया था पश्चिम बंगाल तक का, यहाँ तक का जो है वर्षा अधिक होती है। तो ये क्षेत्र तो रिजेक्ट है, ये भी क्षेत्र रिजेक्ट है। तो बेटा कितना आपके पास भाग बचा, इतना भाग बचा जहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो इसके अंतर्गत बेटा आपका आता है उत्पादन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है बेटा, ये क्षेत्र आपका आता है पंजाब है। अब उत्पादन क्षेत्र आप देख लें किन किन राज्यों में गेहूं खेती होती है। पंजाब है, ये क्षेत्र आपका हरियाणा है, ये क्षेत्र बेटा आपका राजस्थान है, राजस्थान हो गया। इधर वाला यहाँ पर बेटा एक क्षेत्र आता है दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, दिल्ली है बेटा। फिर आपका थोड़ा सा भाग उत्तराखंड का है, पीलीभीत वाला क्षेत्र उत्तराखंड है बेटा। और फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है,
उत्तर प्रदेश है इसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश। और फिर बेटा आपका आता है बिहार आता है, बिहार है। गुजरात का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, गुजरात है। कुछ क्षेत्र बेटा मध्य प्रदेश का सम्मिलित किया जाता है, मध्य प्रदेश है। और कुछ भाग इसका जो है झारखंड का भी सम्मिलित किया जाता है। तो इन राज्यों में लगभग जो है क्या होता है, गेहूं की खेती की जाती है। तो बेटा जो क्षेत्र मैंने शेष बचाया है इसके अंतर्गत बेटा ये आपका पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, कुछ भाग उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, कुछ भाग झारखंड का है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और कुछ भाग जो है गुजरात का भी सम्मिलित किया जाता है। तो बेटा ये आपके गेहूं की कृषि के उत्पादन क्षेत्र हैं। आज बेटा यहीं तक, अगले वीडियो में इसके आगे का भाग में फिर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।